तो मैं मनोज सिंह तोमर आपके सामने फिर भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान के विषय पर, जैसा कि हम पिछले 4-5 दिन से चर्चा करें, अभी थोड़ा ऑडियो की कुछ परेशानी थी, इसलिए दोबारा फिर से लाइव हो रहे हैं आपके सामने। एक छोटा सा टॉपिक है हम लोगों का, आज उसको हम लोग कवर करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि हमारे संविधान पर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ा। पिछले वीडियो में हमने आपसे निरंतर बात किया कि जो हमारा संविधान है वो एक लिखित संविधान है, एक निर्मित संविधान है, क्योंकि हमारा संविधान एक निश्चित अवधि में बना ना बेटा। तो हमारा संविधान 9 दिसंबर 1900, बार बार हम बता रहे हैं आपको, 26 नवंबर 1949 के बीच में बना। और संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाया, इसलिए हमारा संविधान, जाहिर सी बात है कि एक लिखित संविधान है। हमारा संविधान हम भारतीयों ने बनाया, इसमें कोई शक शुबहा नहीं है। लेकिन हमारे संविधान पर जिन भारतीयों ने संविधान का निर्माण किया होगा उनके मन पे क्या प्रभाव रहा होगा। जैसे मैंने आपको कहा ना कि कोई बच्चा है, किसी खास परिवेश में अगर वो जीता है और खास परिवेश में अगर वो पला बढ़ा है, तो अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर वो जाएगा तो उसके परिवेश का उसके दिमाग पर असर तो जरूर रहेगा, उसकी परिणति आपको नजर आएगी। तो भारत में जरा उस जमाने में चल के देखिए, उस समय काल में जरा चलिए। राजतंत्र में जिया हम लोगों ने, उसके बाद लोकतंत्र में चले आए। बीच का एक बफर स्टेट था जिसमें हम लोग अंग्रेजों के शासन के अधीन रहे। तो एक चीज मुझे बताइए कि भारत ने कब लोकतंत्र और विधि और संविधान की बात देखा? राजतंत्र में तो देखा नहीं। जो कुछ देखा वो अंग्रेजों के शासन में देखा। तो अंग्रेजों के शासन के समय जो भी टूटा फूटा व्यवस्था उन लोगों ने बनाई, वही तो हम लोगों ने देखा। और जब हम लोगों ने अपने संविधान की रचना की तो उस शासन की कुछ चीजों का प्रभाव पड़ा होगा, और लगे हाथ दुनिया के विभिन्न देश संवैधानिक आधार पर चल रहे थे, उनका भी प्रभाव पड़ा। तो अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, हम लोग की चर्चा का विषय है कि हमारे संविधान पे जो आंतरिक प्रभाव पड़ा वो पड़ा कहां कहां से, उसका अध्ययन करना है। तो मैंने आपको बताया था कि भारत पर जो अंग्रेजों का शासन हुआ वो बक्सर के युद्ध के बाद हुआ, दुर्घटनावश हो गया। 1765 से लेके 1947 तक भारत पे अंग्रेजों ने शासन किया। तो शासन तो अंग्रेजों का ही था, लेकिन ये शासन 2 भागों में तो बट गया ना बेटा। एक 1765 से 1857 तक कंपनी का शासन था, और 1858 से 1947, 1858 टू 1947 तक भारत पे शासन क्राउन का था। अब जरा महसूस करिए, एक निजी कंपनी का क्या सरोकार होता है, और सरकारें जब शासन करती हैं तो उनका क्या सरोकार होता है। एक निजी कंपनी का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना, लोगों का हित करना, लोगों का भला करना। ये किसी निजी कंपनी का उद्देश्य तो होता नहीं। एक कंपनी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था, और वो कर रही थी। दुर्भाग्य से व्यापार करते करते वो शासक भी बन गए। तो शासक बनने के बाद इरादा थोड़ी बदल जाएगा, इरादा तो वही था इनका। तो मैं अभी चर्चा ये कर रहा हूं कि जो कंपनी का शासन भारत पे हुआ, उस शासन का भारत के संविधान पे क्या क्या असर हुआ। तो पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में आपसे चर्चा किया कि उस समय कई नियम अधिनियम लाए गए। वो नियम अधिनियम ब्रिटेन की संसद ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लाती थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी उस नियम अधिनियम के अनुसार हमारे ऊपर शासन करती थी। तो उसका असर तो हमारे ऊपर होता ही था, और हम बड़े ध्यान से उस अधिनियमों को देख भी लेते थे, और दिमाग में रखते थे कि अधिनियम अच्छे हैं या बुरे हैं। जरा देखिए, अभी तक हम लोगों ने 2 अधिनियम पे चर्चा किया है। एक 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, और एक 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। आज हम लोग तीसरे अधिनियम पे बात करने जा रहे हैं। वो अधिनियम है सन 1786 संशोधनात्मक अधिनियम। आज का विषय यही है। अब एक बात मुझे बताइए कि 1773 से 1784 के बीच में, यानी रेगुलेटिंग एक्ट से लेके पिट्स इंडिया एक्ट तक, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की संसद से 2 बार 10 लाख पाउंड का उधार मांगना पड़ा। कोई भी कंपनी या कोई भी उपक्रम
निरंतर उधार ही अगर मांगता रहे तो संदेह तो होगा ही कि आखिरकार ये व्यापार कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं कि उधार मांग रहे हैं। और जाहिर सी बात है उसमें कंपनी का जो मुखिया होगा, शासन का जो मुखिया होगा, उत्तरदायित्व तो उसका तय ही होगा। आपको पता है कि 1772 से लेकर 1775 तक वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर या गवर्नर जनरल के रूप में रहे। आज की डेट में अगर तुलना करें तो ये किसी कंपनी के सीईओ जैसा थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैसे थे। तो कंपनी अगर गर्त में जाएगी तो भी उन्हीं की जिम्मेदारी, और कंपनी अगर आकाश की ऊंचाई पे जाएगी तो भी उन्हीं की जिम्मेदारी, भले अकेले वो सब कुछ ना करते हो। एक चीज बताइए, प्रदेश का शासन आज अपराध मुक्त हो रहा है तो श्रेय हम प्रदेश के शासन को ही देते हैं ना, जबकि ग्राउंड लेवल पे कार्य तो तमाम जो प्रशासनिक अमला है, तमाम जो विभाग है वो कर रहे होते हैं। लेकिन श्रेय किसको जाता है? ये श्रेय शासन को जाता है, और बिल्कुल जाता है। तो एक चीज बताइए कि अगर वॉरेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी गर्त में अगर जा रही है तो जिम्मेदारी तो वॉरेन हेस्टिंग्स की तय होगी ही। और 1775 में ये तैयारी हो गई कि अब नया गवर्नर जनरल चाहिए भारत में। थोड़ा उस काल में चलिए, थोड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी को समझिए तो मुझे लगता है आप समझ पाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जिसमें क्लर्क की नौकरी के लिए लोग लालायित रहते थे, और यहां से जब वो इंग्लैंड लौटते थे तो राजा महाराजा की तरह से लौटते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी पाना बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और उस ईस्ट इंडिया कंपनी के सीईओ की नियुक्ति होनी थी। तो आप कल्पना कर ही सकते हैं कि कितना बड़ा पद था उस जमाने में, यानी गवर्नर जनरल की नियुक्ति होनी थी। तो जो भी अपने आप को योग्य समझते थे वो सभी लोग तो सांस रोक के इंतजार कर ही रहे थे कि काश मेरा नाम आ जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने तमाम बैठकें की और निर्धारित किया कि अगला गवर्नर जनरल कौन होगा, और एक ऐसा व्यक्ति हो जो ईस्ट इंडिया कंपनी को इस भंवर से निकाल सके। और सुई जाके टिकी एक व्यक्ति पर, और वो व्यक्ति थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने निर्धारित किया कि अब अगले जो गवर्नर जनरल होंगे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस होंगे। और कॉर्नवालिस को जब इसकी सूचना दी गई तो खुश होने की बात है भाई, आज की डेट में या कभी भी इतना बड़ा पद अगर किसी को दिया जा रहा था तो इससे बड़ी प्रसन्नता की बात क्या हो सकती थी। लेकिन कॉर्नवालिस बिल्कुल खुश नहीं हुए, और उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे गवर्नर जनरल नहीं बनना है। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा पद जिस कंपनी में क्लर्क बनने के लिए लोग ललायित रहते थे, उस कंपनी का सबसे बड़ा पद दिया जा रहा था और कॉर्नवालिस उसको मना कर रहे थे। और एक बात और समझिए, कभी कभी जब आप मना करते हैं किसी कार्य के लिए तो अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं, क्योंकि सामने वाले की नजर में आपकी इमेज बदल जाती है कि भाई जरूर एक अच्छा आदमी है। एक चीज बताइए, कॉर्नवालिस के मन में जरा भी खोट होता, जरा भी परेशानी होती तो तुरंत उन्होंने स्वीकार कर लिया होता, लेकिन कॉर्नवालिस ने साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं बनना है। अब जाहिर सी बात है, जितनी बार वो नहीं कहते गए उतनी बार अपनी वैल्यू बढ़ाते गए। अब तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये जिद पे था, निदेशक मंडल ये जिद पे था कि इन्हीं को बनाएंगे क्योंकि ठीक आदमी लग रहा है। कॉर्नवालिस से पूछा गया कि भाई क्या परेशानी, तो कॉर्नवालिस ने कहा कि परेशानी तो है, और जब तक मेरी परेशानी का समाधान नहीं होगा मैं तो कम से कम नहीं बनूंगा, किसी और को ढूंढ लीजिए। ये कॉर्नवालिस का कद था कि गवर्नर बनने के लिए उनको उनकी शर्तों पे आना पड़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, यानी निदेशक मंडल को। तो जो जो शर्तें कॉर्नवालिस ने गिनाया गवर्नर जनरल बनने के लिए, उन शर्तों के लिए फिर संशोधन करना पड़ा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो रिलेक्टिंग एक्ट आया था वो अगले 20 वर्षों के लिए आया था, और 1786 में 20 साल थोड़ा ही हो गया। तो रिलेक्टिंग एक्ट के प्रावधानों में अगर परिवर्तन करना है तो उसमें संशोधन करना पड़ेगा, और यह संशोधन ब्रिटेन की संसद ही करेगी। तो बस एक बात दिमाग में रखिए कि सन 1786 का जो संशोधनात्मक अधिनियम था वो सिर्फ एक मुद्दे पे हुआ, और मुद्दा ये था कि किस प्रकार कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया जाए। और कॉर्नवालिस ने अपनी शर्तें गिनाई, कॉर्नवालिस की शर्तों के हिसाब से
रेगुलेटरी एक्ट में संशोधन करना पड़ा और उसके बाद कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन के आए भारत। और मुझे लगता है कि उसके बाद भारत में क्या हुआ वो इतिहास में आपको पता ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाए हुआ। और मुझे लगता है कि कॉर्नवालिस को भारत से अपनी कार्य प्रणाली से, अपनी कर्म भूमि से इतना प्यार था कि मरने के बाद भी भारत में रह गए। ये गाजीपुर में उनको दफनाया भी गया। अरे गवर्नर जनरल थे, उनकी डेड बॉडी इंग्लैंड चली ही जाती। तो कुल मिला जुला के गवर्नर जनरल बनाने के लिए कॉर्नवालिस को ये संशोधन करना पड़ा। और जो संशोधन उनकी शर्तों के हिसाब से किया गया वही 1786 के संशोधनात्मक अधिनियम के प्रावधान है। तो इसके दो प्रावधान है बेटा, बहुत बड़े नहीं है, दोनों को जरा ध्यान से सुनिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। पहला कि रेगुलेटरी एक्ट का प्रावधान यह था कि गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय के बहुमत से निर्णय से कार्य करेंगे, जिसको लेके वॉरेन हेस्टिंग्स और फ्रांसिस के बीच में क्या क्या हुआ मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। और मुझे लगता है कॉर्नवालिस इन सब विषयों को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं गवर्नर जनरल तब बनूंगा जब मुझे वीटो पावर दिया जाए। तो परिषद के निर्णय के विरुद्ध गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति दे दी गई कॉर्नवालिस की शर्तों के हिसाब से। उनकी एक दूसरी भी शर्त थी। वो शर्त ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य सेनापति था उसके साथ भी गवर्नर जनरल की कुछ रिफ्टिंग हो जाया करती थी। तो कॉर्नवालिस ने कहा कि मैं ही सेना का मुख्य सेनापति भी होऊंगा। तो अब जरा देखिए, गवर्नर जनरल भी, वीटो पावर भी और मुख्य सेनापति की शक्तियां। अगर वो आदमी अच्छा नहीं होगा तो वो आदमी तबाही मचा देगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं था, ये कॉर्नवालिस बहुत अच्छे व्यक्ति थे और जो अधिकार उनको मिला तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में बेहतरीन कार्य किया। हम लोग पढ़ते हैं बेटा कि बहुत कुछ कॉर्नवालिस ने किया भारत। तो 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम में दो प्रावधान महत्वपूर्ण हैं। पहला ये कि गवर्नर जनरल की परिषद के निर्णय के विरुद्ध गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी दी गई। तो कुल मिला के दो बड़े प्रावधान है 1786 के संशोधनात्मक अधिनियम के। एक बात मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये संशोधन सिर्फ कॉर्नवालिस की शर्तों के हिसाब से किया गया ताकि उन्हें गवर्नर जनरल बनाया जा सके। तो इसी के साथ अपनी बात को बेटा समाप्त करेंगे। कल अगले अधिनियम की तरफ बढ़ेंगे। और ध्यान रखना कि अब अगले अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें अधिनियमों पे हम चर्चा कर रहे हैं। एक है 1793, 1813, 1833 और 1853। तो 1793 तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 1813, 1833 और 1853 प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगले लेक्चर्स में हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि फिर से मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा। अगर छूटा होगा तो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक का भी नाम वही है, यूट्यूब चैनल का भी वही नाम है, इंस्टाग्राम का भी वही नाम है। तो यूट्यूब पे जाके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। और जाहिर सी बात है यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारे अपने मित्रों को बताइए, क्योंकि ये हम क्लास आपको निःशुल्क दे रहे हैं, इसका कोई भी शुल्क नहीं होगा और निरंतर ये क्लास हम आपको चलाते रहेंगे। नोट्स वगैरह बनाते रहिएगा। नोट्स की अगर कोई दिक्कत होगी तो हमसे संपर्क करिएगा। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करें। थैंक यू।